नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा, राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, सत्ता का सेमीफाइनल हो चुका है। अब 2024 में हिंदुस्तान में पॉलिटिकल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होने वाला है। सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-1 से बाजी मार ली गई। बीजेपी ने न सिर्फ शानदार बैटिंग की, बल्कि बॉलिंग और फील्डिंग सेट करने में भी विरोधियों को पीछे छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पर मैच तो जीता ही, कांग्रेस के मैदान में घुसकर हरा दिया। चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, बीजेपी को इन तीनों ही राज्यों में शानदार जीत मिली है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। मोदी की गारंटी बीजेपी के लिए कैसे जीत का सबब बना है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। बीजेपी ने यह चुनाव पीएम मोदी को चेहरा बनाकर लड़ा। साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह बहुत बड़ा रिस्क था। चुनाव नतीजे बीजेपी के मुताबिक नहीं आते तो यह प्रधानमंत्री की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता था। बीजेपी ये जोखिम लेने से पीछे नहीं हटी। छत्तीसगढ़ में जहां करीब करीब सभी एग्जिट पोल ने कांग्रेस की जीत के अनुमान लगाए थे, वहां भी बीजेपी ने बाजी पलट दी। ये ब्रांड मोदी का कमाल है, नतीजा है जो बीजेपी के लिए हारी बाजी को भी पलट कर रख देता है। अब बात सेमीफाइनल के जीतने के बाद बीजेपी का जोश लगातार हाई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता अब 2024 में 400 पार की बात कर रहे हैं। बीजेपी संसद में नया इतिहास रचने के लिए लगातार तैयारी में जुट गई है। और 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारी क्या है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने 282 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते यह लहर मोदी सुनामी में तब्दील हो गई। किसी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदुत्ववादी राजनीति का असर बताया, कोई इसे बीजेपी की सियासी विचारधारा में राष्ट्रवाद का तड़का बताया, तो कोई चुनाव में ब्रांड मोदी का असर बताया। अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी इसी ब्रांड मोदी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। बीजेपी की इस राह में कई बड़ी चुनौतियां भी शामिल है। उस चुनौतियों से बीजेपी कैसे निपटेगी, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। एक अकेला सब पर भारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 साल में राज्यसभा में यह बात कही। अब हिंदी हार्टलैंड की ने इसका समर्थन भी कर दिया है। तो 3 राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है। इन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे ही था। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रदेश में अपना कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में नारा दिया, एमपी के मन में मोदी। इसका असर मध्य प्रदेश से निकलकर दूसरे राज्यों में पहुंचा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इसकी छाप देखी गई। पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ने की रणनीति बीजेपी के लिए निर्णायक साबित हुई। अब 3 राज्यों में परिणाम को मोदी की गारंटी के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में दी गई गारंटी के मुकाबले में
मोदी की गारंटी पर मतदाताओं ने ज्यादा यकीन किया है। पीएम मोदी ने पहली बार भारत मंडप में अनावरण के दौरान मोदी की गारंटी का इस्तेमाल किया था और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए टोन सेट करने के लिए बीजेपी नेताओं ने इस घोषणा को बार बार दोहराया। जनता ने इसे हाथों हाथ लिया। चुनाव नतीजों से साफ हो गया कि लोगों को मोदी पर विश्वास कायम है। उत्तर भारत में मोदी के चेहरे पर मिली जीत ने 2024 का रोड मैप भी सेट कर दिया। अगर मोदी हैं तो 2024 में बीजेपी की हैट्रिक मुमकिन है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में वो बयान सुनवाना चाहता हूं जिसमें वो कह रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी। हम संकल्पबद्ध होकर के चले और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चुनाव कई मायनों में काफी ज्यादा अहम थे। इन चुनाव को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल बताया जा रहा था। सेमीफाइनल में बीजेपी को जश्न का मौका मिला तो इसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी है। प्रधानमंत्री मोदी की ताकत ने बीजेपी को जो जीत दिलाई उसे देखकर सब हैरान हैं। जिन 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली उन राज्यों में वोटिंग के मायने बहुत अलग हैं। चूंकि पहले बीजेपी के हार के अनुमान लगाए जा रहे थे, चुनावी जो एक्सपर्ट हैं वो मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पलड़ा भारी बता रहे थे और बीजेपी को सिरे से खारिज कर रहे थे। लेकिन नतीजे आए तो सबकी बोलती बंद हो गई। विपक्ष भी जीत के पीछे मोदी फैक्टर की बात करने लगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को सुनवाना चाहता हूं, वो चुनाव नतीजों के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, अपनी हार से किस तरीके से सबक लेने की वकालत कर रहे हैं और इस हार में मिली कांग्रेस को जबरदस्त हार से किस तरीके से कांग्रेस लगातार कशमकश के हालात में। ये प्रधानमंत्री जी और मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल, राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत, वोट इस तरीके की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे। एक ही मोहर है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 3 राज्यों के चुनाव को देखें तो कांग्रेस इन राज्यों में जातिगत जनगणना, 1 रैंक 1 पेंशन, ओबीसी आरक्षण के दशकों पुराने मुद्दों को हवा देती रही थी, जैसे मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस के सारे दावे फेल हो गए। जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है मोदी है तो जीत की गारंटी है। जरा समझिए कि 3 राज्यों में पीएम मोदी ने 42 जिलों में 250 सीटें कवर की। 3 राज्यों में पीएम मोदी की प्रचार से जीत का स्ट्राइक रेट 67% रहा। तो 3 राज्यों में जहां पीएम मोदी का प्रचार करने गए 76 नई सीटें बीजेपी को जीत दिलाई है। अंदाजा लगाइए। सेमीफाइनल के बाद बीजेपी की पूरी नजर इस वक्त फाइनल मैच यानी साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। 2024 में देश में पॉलिटिकल वर्ल्ड कप होने वाला है। मैच बड़ा है तो तैयारी भी बड़ी होगी।
और ये जरूरी है कि बीजेपी फाइनल मैच से पहले अपने हर खिलाड़ी को आजमा लेना चाहती है। उसकी मजबूती और भी कमजोरी भी है, इसीलिए घरेलू मैच यानी राज्यों के चुनाव को प्रैक्टिस के मैच के तौर पर दिया गया। राज्यों के चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी 2024 के चुनाव में भी अपने पुराने प्रेसिडेंशियल स्टाइल वाले फॉर्मूले पर बढ़ती नजर आ रही है और इस चुनाव में भी विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के सामने भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक चेहरा है। उस चेहरे का नाम है नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि जहां नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करते हैं या जिस राज्य में जाते हैं वहां जीत निश्चित होती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में अगर किसी नाम से सबसे ज्यादा शोहरत बटोरी है तो वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पंचायत चुनाव हो, निगम का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा वोटरों को नजर आता है। तभी तो साल 2024 के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा था। तो नरेंद्र मोदी विपक्षी एकता पर भी भारी पड़े। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के वर्चस्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां 2 बार लगातार सत्ता भोगने के बाद राजनीतिक दल सोचते हैं अब शायद जनता उनका साथ न दे, एंटी इनकम्बेंसी का नाम देने लग जाते हैं, उस जगह नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से सीना ठोक कर कहते हैं कि वो अगली बार फिर से झंडा लहराने आ रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के लाल किले के मौके पर जो प्राचीर से कहा था वो सुनवाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जरा सुनिए कि नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किस तरीके से अपनी बात पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाई थी, वो गौर करने वाले। और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विपक्ष अभी तक ये सोच रहा था कि कैसे सबको साथ लिया जाए। बीजेपी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मिशन 350 की बात कर रही थी। इस बार बीजेपी का इरादा काफी ज्यादा बड़ा है, तभी तो पार्टी का फोकस मुश्किल सीटों पर है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सीट दिखाना चाहता हूं जिस पर बीजेपी का फोकस साल 2024 में रहेगा। जरा समझिए, जिसमें आंध्र प्रदेश की 24 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 24 सीटें हैं, केरल की 18 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 16 सीटें हैं, महाराष्ट्र की भी 16 सीटें हैं, उड़ीसा की 13 सीटें हैं, तेलंगाना की 13 सीटें हैं, बिहार की 10 सीट, तमिलनाडु की 5 सीट, जम्मू कश्मीर की 3, कर्नाटक की 2, छत्तीसगढ़ की 2, झारखंड की भी 2 है और मध्य प्रदेश की 1 सीट है। वहीं पंजाब की भी 1 लोकसभा सीट पर जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति है वो ये है कि इन सीटों पर जीत कैसे दर्ज की जाए। यानी रणनीति साफ है। जहां जहां पार्टी को पिछले चुनाव में हार मिली थी, इन राज्यों में उन जिलों का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही। एक और जहां नरेंद्र मोदी की अगुवाई है तो दूसरी तरफ उनका साथ देने के लिए उनके चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। माना जाता है कि जो मंत्र प्रधानमंत्री देते हैं उसे लागू कराने की जिम्मेदारी अमित शाह की होती है। तभी तो गृह मंत्री ने अनोखे अंदाज में साल 2024 का शंखनाद करते हुए विपक्ष को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया। मैं आपको 2024 चुनाव को लेकर अमित शाह ने जो संसद में बयान दिया था वो आपको सुनवाना चाहता हूं। उस बयान को समझिए अमित शाह के,
और उस बयान के मायने भी निकालिए कि किस तरीके से अमित शाह हिंदुस्तान की संसद में विपक्ष को आईना दिखाते नजर आए। मान्यवर, ये साथ में क्यों आए हैं? ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ सो तो कर पाएंगे। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मान्यवर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उस जोश हाई है और 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर विपक्ष साथ आया तो राह आसान नहीं होने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा समझिए कि मुश्किल क्यों है। 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली। उनका वोट फीसदी 37.36% रहा। अगर विपक्ष की बात करूं तो कांग्रेस को 19.49% वोट फीसदी के साथ 52 सीटें हासिल हुई। तृणमूल कांग्रेस को 4.06 वोट फीसदी के साथ 22 सीटें मिली थी। बहुजन समाज पार्टी को 3.63% वोट बैंक के साथ 10 सीटें हासिल हुई थी और समाजवादी पार्टी को 2.55% वोट मिले और 5 सीटें मिली। डीएमके को 2.34% वोट मिले और 24 सीटें मिली। जेडीयू को 1.45% वोट मिला और 16 सीटें हासिल, जबकि शिवसेना को 2.09% वोट मिले। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो भले ही बीजेपी को छोड़कर बाकी दलों को 240 सीटें मिली हो, लेकिन वोट फीसदी बीजेपी से ज्यादा रही, यानी बीजेपी की ज्यादा रही। बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि अगर विपक्ष साथ आया तो वो शायद यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में पहले जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनकी नजर साउथ पर है, क्योंकि उत्तर भारत में भले ही कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, लेकिन साउथ में लगातार कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में भी कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। ऐसे में कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में भी बेहतर कर सकती है। दक्षिण में केरल, कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी को सीधी टक्कर क्षेत्रीय दल से है। ऐसे में बाकी राज्यों में क्षेत्रीय दल साथ आएंगे और एक झंडे के नीचे लड़ते हुए दिखेंगे तो बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी होगी। शायद इसीलिए महीनों पहले ही बीजेपी ने 350 पार का एजेंडा सेट कर दिया था, ताकि विपक्षी दलों पर पहले से ही दबाव बनाया जा सके। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए विपक्ष ने जाति का चाल चली। सभी राज्यों में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का वादा अपने घोषणा पत्र में किया। साथ ही पार्टी की रैलियों में भी इसकी खूब गूंज सुनाई दी थी। राहुल गांधी ने जमकर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी को लगा विपक्ष का यह ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं आया और ओबीसी की राजनीति करने वाली विपक्ष के लिए नरेंद्र मोदी ने गरीबी हटाओ का नया वर्जन तैयार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो विरोधियों को जवाब अपने अंदाज में देते हैं और इस चुनाव में भी विपक्ष के जाति कार्ड का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में दिया और जाति की एक और अलग परिभाषा तैयार कर ली। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको जाति के मायने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो इस पर क्या कुछ कहते हैं। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की
बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों के ब्रह्मास्त्र का काट ढूंढ लिया है। 2024 के चुनावी मैदान में कूदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जाति काट से निपटने की बड़ी प्लानिंग तैयार की है। राष्ट्र के आवाज के जरिए बीजेपी का विपक्ष के जाति काट से निपटने का प्लान आपको समझाना चाहता हूं, आप इसको भी समझ लीजिए। स्क्रीन पर लाइए। बिहार की जातीय जनगणना में गैर रसूखदार ओबीसी जातियों का कुल आबादी 30% के करीब है। 2019 के लोकसभा चुनाव में गैर रसूखदार ओबीसी जातियों के 45% वोटर ने बीजेपी को वोट किया था। इसके अलावा दलित कैटेगरी के कमजोर जातियों को भी बीजेपी लामबंद कर रही है। गरीबी हटाओ नारे से ओबीसी का गरीब तबके को रिझाने की पूरा प्लान तैयार है। विश्वकर्मा योजना के जरिए कामगार श्रेणी में ओबीसी को लाभ दिया गया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने मिडिल क्लास को रिझाने की तैयारी भी कर ली है। प्रधानमंत्री लाल किले से नई हाउसिंग लोन स्कीम लाने का भी ऐलान कर चुके हैं और चुनाव से पहले ऐसे लोगों के लिए हाउसिंग लोन में बड़ी रियायत वाली स्कीम आ सकती है जो पहली बार घर खरीदने वाले हैं। शहरी मिडिल क्लास युवाओं के लिए होम लोन पर बड़े छूट का प्रावधान किया जा सकता है और इस सब्सिडी के लिए मोदी सरकार अगले 5 साल में 600 अरब रुपए खर्च करेगी। 9 लाख रुपए के होम लोन के ब्याज पर केंद्र सरकार 3 से 6% की सब्सिडी दे सकती है और यह सब्सिडी 50 लाख रुपए के 20 साल वाले होम लोन पर भी मिलेगी। इसके अलावा पहले होम लोन पर 2.5 लाख की छूट भी बरकरार रहेगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह योजना चुनावी साल में जाति धर्म की राजनीति के खिलाफ रामबाण बन सकती है। इसके अलावा बीजेपी ने सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। चुनाव में प्रचार करने वाले सभी नेताओं को विकास के आंकड़ों से लैस किया है। जिन योजनाओं का विपक्ष आलोचना कर रहा था, बीजेपी उसकी कामयाबी की कहानी चुनाव में पेश करेगी, जैसा विधानसभा चुनाव में किया और कामयाब भी रहा। यानी तस्वीर साफ है कि सत्ता के सेमीफाइनल 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने प्रयोगशाला की तरह काम किया है और इस प्रयोगशाला में एक एक अस्त्र बीजेपी का कामयाब रहा और यही प्रयोग अब बीजेपी पॉलिटिकल वर्ल्ड कप यानी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में करने वाली है। इसीलिए विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ी है, चूंकि नरेंद्र मोदी लगातार अपनी रणनीति बनाने की कवायद में, कोशिश में लगातार अपने नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।